बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी। बहुत अच्छा लग रहा है आज न्यूज़ 18 के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होकर। एंड हियर्स फॉर्मिंग बिहार इन अ मोर मॉडर्न स्टेट, इन अ मोर विकसित राज्य, एज वी से। तो आपका परिचय अब किस तरह से दिया जाए, एक फुल टाइम पॉलिटिशियन या अभी भी एक खिलाड़ी के तौर पर? आई थिंक खिलाड़ी के रूप में अगर मैं कहूँ तो जो लगाव मुझे खेल से है वो कभी भी दूर नहीं हो सकता, चाहे मैं एक खिलाड़ी के रूप में भारत का, बिहार का प्रतिनिधित्व करूं या नहीं करूं। निश्चित रूप से पब्लिक सर्वेंट हूं, सेवा के भाव से काम करना जानती हूं, आज तक वही राजनीति मैंने की है। तो एक पॉलिटिशियन का नाम ऊपर आना जरूरी है, लेकिन जहां पर काम के साथ एक होता है ना कि इंग्लिश में कहावत है, ऑल वर्क नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। तो उसी तरीके से अगर हम लोग कहें तो काम के साथ साथ खेल में या कुछ भी चीज रिक्रिएशनली पैशन के साथ करना भी जरूरी है। सो आई थिंक अप्रोप्रिएटली विधायक शूटर वुड बी अ नाइस नेम। नाइस। शूटिंग और राजनीति दोनों ही आपको विरासत में मिली। शूटिंग के लिए आप क्या बचपन से ही आप इस फील्ड में आप जाना चाहती थी या किसी ने आपको प्रोत्साहित किया? आई थिंक देखिए, विरासत में मिली है ये कहना गलत होगा। निश्चित रूप से मेरे पिताजी नेशनल राइफल एसोसिएशन संघ के अध्यक्ष भी थे और ऑफ कोर्स पॉलिटिशियन भी थे, बिहार से थे। लेकिन मैंने दोनों ही क्षेत्रों में अपनी मेहनत करके मैं आगे बढ़ी। अगर हम खेल की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पिताजी नेशनल राइफल एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, लेकिन उन्होंने मुझे एक बात हमेशा बोली कि जस्ट बिकॉज हम एक अध्यक्ष है या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर है, मेरी तरफ से कोई भी एक्स्ट्रा मदद आप मत एक्सपेक्ट कीजिएगा। और उसका परिणाम ये था कि 2007 में मैंने अपनी प्रशिक्षण शुरू की थी और 2007 से लेकर 2011 तक, जब तक मैं कॉमनवेल्थ शूटिंग चैंपियनशिप में पदक नहीं जीती थी, इंटरनेशनल मेडल मेरा नहीं आया था, तब तक मेरे पास स्पॉन्सर्स नहीं थे। स्पॉन्सर्स नहीं होने के कारण मुझे मेरी अपनी बंदूक मेरे पास नहीं थी। तो कुल शुरुआती दौर के कुल 3-4 साल मैंने मेहनत की और अपने सीनियर शूटर्स की बंदूक उनसे उधार पर लेकर अपनी शूटिंग की और कॉम्पिटिशन्स खेले। जब मेरे पास अपने स्पॉन्सर के पैसे आ गए, जब पदक जीत गई, जब लोगों को विश्वास होने लगा कि हाँ श्रेयसी अच्छा खेल सकती है, बिहार के लिए, भारत के लिए पदक जीत सकती है, तब जाके मैंने बंदूक अपनी खरीदी और फिर एक नए तरीके से ट्रेनिंग शुरू की। दूसरी बात, अगर राजनीति की बोलते हैं तो आज भी क्षेत्र में या बिहार में लोग पिताजी को बहुत याद करते हैं। आज भी उनके लोगों के आंख में आंसू आ जाता है जब उनकी चर्चा होती है। लेकिन उनके गुजर जाने के लगभग 10 साल बाद मैंने राजनीति में अपना कदम रखा। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पिताजी मेरे साथ मौजूद थे और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे राजनीति में लेकर आए, लेकिन अपने आप को कहीं ना कहीं मैंने प्रूव किया है। और उस वजह से बिहार के लोगों के मन में ये था कि हाँ आपको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, और उनका ये प्यार मुझे शूटिंग से खींचकर पॉलिटिक्स में लेकर आया। तो ना तो शूटिंग में ना ही राजनीति में आपकी राह आसान थी, आप ये कहना चाह रही हैं? किस तरह के चैलेंजेस आपको मिले? देखिए, सक्सेस कभी भी आसान नहीं होती। बहुत आसान होता है दुनिया के लिए कह देना कि कोई सक्सेसफुल आदमी को आप देखेंगी या औरत को आप देखेंगी तो अक्सर आम लोगों के मन में ये भावना रहती है कि ये बहुत लकी हैं, इनका लक इनके फेवर में है। बट माई क्वेश्चन इज, व्हाई इज एवरी सक्सेसफुल पर्सन लकी? एवरी सक्सेसफुल पर्सन इज नॉट लकी। सक्सेसफुल पीपल आर हार्ड वर्किंग। जो लोग संघर्ष करते हैं, जो लोग सैक्रिफाइस करते हैं, उन लोगों को सक्सेस मिलती है। और कुछ इसी तरह से मेरी जिंदगी भी रही। पिताजी का साया मेरे ऊपर से मतलब बहुत यंग एज में वो गुजर गए थे और मैं 18 साल की थी मात्र उस वर्ष में। सो आज I'm 33 today and proudly so I can say that। तो इतने सालों में जो 14-15 सालों में संघर्ष अपने लेवल का करना पड़ा। और बहुत से लोग होते हैं जो आपका साथ देते हैं जब आप पावरफुल पोजीशन पे होते हैं,
लेकिन जब आप उस पावरफुल पोजीशन पर नहीं होते हैं तो बहुत से लोग आपको भूल जाते हैं, याद नहीं रखना चाहते। तो कोई भी सक्सेसफुल आदमी या कोई भी आज किसी पद पे बैठा है, ओहदे पे बैठा है, तो वो निश्चित रूप से संघर्ष करके ही आता है। और खासतौर से आप भी महिला है, मैं भी महिला हूँ, तो इस बात को हम ज्यादा समझ सकते हैं कि जब एक महिला आगे बढ़ना चाहती है तो उनके साथ वो कठिनाई और डबल हो जाती हैं, दुगनी हो जाती हैं। तरह तरह की बातें होती हैं, तरह तरह के रुकावट लगाए जाते हैं, तो उन सब चीजों का सामना करना पड़ता है। आपका जन्म, आपकी पढ़ाई, आपकी शूटिंग की ट्रेनिंग सब दिल्ली में हुई है, लेकिन इसके बाद भी जब आप मेडल जीतती हैं तो आप कहती हैं कि मैं बिहार की बेटी हूँ। इसके पीछे कोई खास वजह है? देखिए, पढ़ाई कहीं से भी हो सकती है, लोग तो आजकल पढ़ने के लिए विदेश तक जाते हैं, लेकिन बेटी तो हम बिहार के हैं, क्योंकि घर से और अपने लोगों से जो जुड़ाव मेरा रहा है, वो जुड़ाव वाकई में एक दिल का रिश्ता है। और वो जो प्यार होता है, जो समर्पण होता है बिहार के लोगों के प्रति, वो मुझे लगता है सिर्फ एक बेटी के हृदय में आ सकता है। मुझे नहीं लगता कि कोई बेटा उस तरीके से अपने परिवार से प्यार कर सकता है या बहू उस तरीके से बेटों को आपत्ति हो सकती है इस पर? निश्चित रूप से नहीं, बेटियों का ही अधिक, मतलब बेटियां ही उस तरह से प्यार कर सकती हैं अपने घर परिवार से। तो आप एक बेटी हैं, आप समझ सकती हैं कि मैं किस तरह की भावना से इस बात को बोल रही हूँ। तो मुझे लगता है कि सारी बेटियां मेरा साथ देंगी इस बात पे कि हाँ, निश्चित रूप से जिस तरह से हम अपने घर को प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं एक बेटा या बहू वो काम नहीं कर सकते हैं। एम आई राइट? बता दीजिए, सवाल आपसे है। लेकिन आपने इसका भी जिक्र किया कि कोई कहीं भी रहकर पढ़े, कोई कहीं भी काम करे, मूल रूप से वो जहां से जुड़ा है, लेकिन पलायन तो एक बड़ा मुद्दा है। बिहार की जो प्रतिभा है अलग अलग क्षेत्रों में वो बाहर जा रही है। अब आपके ऊपर एक राजनीतिक जिम्मेदारी भी है, तो ये कैसे रुकेगा? आपने क्या सोचा है, इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? निश्चित रूप से हम लोगों के लिए पलायन सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि दिल से जुड़ा हुआ बहुत दुख होता है जब देखते हैं अपने बिहारी भाई बहन, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो कमाने के लिए हो, अपना घर छोड़ के बाहर जाते हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वो समाज और सरकार को एक साथ आकर करना होगा, जिससे कि शिक्षा में हम लोगों को बढ़ोतरी मिले। जिस तरह से आज केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर अनेकों मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस का निर्माण कार्य चल रहा है, उसको और दुगनी गति से आगे बढ़ाने की जरूरत है। हम लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ या डिग्री कॉलेजेस के बाद जो बच्चे ग्रेजुएट होकर आगे बढ़ते हैं, उनको नौकरी देने का भी काम हमारा है। लेकिन मैं ये बात इसीलिए दोबारा कह रही हूँ कि समाज और सरकार को एक साथ आने की जरूरत है। सिर्फ सरकारी नौकरी पर अगर हमारे स्टेट के बच्चे आधारित रहेंगे तो वो संभव नहीं है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनीज जो हैं, और आज के डेट में मुझे लगता है कि बहुत सालों बाद बिहार में एक सरकारी लेवल पर जो चेंजेस आने थे, जिस तरह की लॉ की चेंजेस आने थे, जो टैक्सेशन की चेंजेस आने थे, वो आज धरातल पे दिखने के लिए मिल रही है। और गर्व होता है आपके नेशनल न्यूज पे ये बताते हुए कि मैं जमुई से हूँ, मेरा घर जमुई है, और जमुई में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया के लिए अभी बात हुई है। लगभग 100 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है जो जमुई को मिल रहा है, और जमुई के साथ साथ 6 और जिले हैं जहाँ पे इस तरह का इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाएगा, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। आपने 2020 में बीजेपी में शामिल होने के बाद कहा था कि मैं निशानेबाजी जारी रखूंगी, और इसलिए मैंने लोकसभा की जगह विधानसभा को चुना है, क्योंकि इसका दायरा कम होता है, जिम्मेदारियां कम होती हैं। तो अभी भी आप अपने उस बयान पर कायम हैं? अभी भी आप विधानसभा के लिए ही अपने आप को दावेदारी रखेंगी, या फिर आप आगे लोकसभा की भी राह देख रही हैं? नहीं, निश्चित रूप से 2025 में आने वाला विधानसभा का चुनाव है, और इतनी मेहनत की है अपने विधानसभा क्षेत्र में, लोग इतने खुश हैं, और उस वजह से मुझे भी कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ता है मेरा कि एज अ विधायक मैंने अच्छा कार्य करके दिखाया है, ईमानदारी से लोगों की सेवा करके दिखाई है। तो मैं दोबारा विधायक का चुनाव लड़ना चाहती हूँ। और जिस बात से आपने शुरुआत की थी, आपको ये याद दिला दूं पूजा जी कि पेरिस ओलंपिक्स में मैं बिहार और भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे पहली ऐसी विधायक थी जो एज अ विधायक
ओलंपिक गेम्स में भारत को, बिहार को रिप्रेजेंट करने गया है। तो मैंने अपने वादे को पूरा निभाया है। मैंने जिस ईमानदारी से निशानेबाजी की, उसी ईमानदारी से पॉलिटिक्स भी की है। आज उसी का परिणाम है कि बिहार के पास एक ऐसी बेटी है जो विधायक रहते हुए ओलंपिक गेम्स में प्रतिनिधित्व करके आई है। बिल्कुल, और हम इसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। जब चयन आपका हुआ पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए, क्या पहला रिएक्शन था? हालांकि क्वालिफाइंग राउंड में आप बाहर हुई, उस दिन को आप कैसे देखती हैं? क्या वो दिन ठीक नहीं था या मेहनत में कुछ कमी रह गई थी? नहीं, ऑफ कोर्स देखिए, एक खिलाड़ी के लिए सबसे अहम होता है कि जब वो हारे तो हारने के बाद वो किस तरह की मेहनत करता है और आगे कैसे बढ़ता है। और जिंदगी में ये सीख बहुत काम आती है। तो मैंने अपने जिंदगी में ये चीज खेल के माध्यम से सीखी है कि जब जिंदगी में हार का सामना करना पड़ता है तो आगे बढ़कर उसमें कैसे मेहनत किया जाए, कैसे अपने आप में सुधार लाया जाए और किस तरह से आगे बढ़ा जाए। तो ओलंपिक गेम्स वाज आल्सो लाइक अ कंपटीशन। ओलंपिक गेम्स की चर्चा मीडिया में ज्यादा होती है, लोग ज्यादा फॉलो करते हैं, इसीलिए आपने ये सवाल आज ओलंपिक से कॉमनवेल्थ में भी मेडल जीता था, उसका भी जिक्र करेंगे। नहीं, उससे रिलेटेड आपने पूछा। ऐसे बहुत से कॉम्पिटिशन्स हैं जो मैं हारी हूँ और जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण भी थे, लेकिन हारने के बाद अपने आप को कैसे लेकर आगे बढ़ना है, मैं ओलंपिक गेम्स को भी ठीक उसी तरह से या उसी नजरिए से देखती हूँ। जो आपका सवाल था कि कैसे आपको क्या महसूस हुआ जब ओलंपिक में चयन हुआ, तो निश्चित रूप से महसूस खुशी ही हुई थी। और खुशी के साथ साथ बहुत सारा प्रेशर भी आया था, क्योंकि अब लग रहा था कि जैसा हर एक खिलाड़ी को लगता है कि अब सब लोग परफॉर्मेंस देखेंगे, मीडिया होगी, सोशल मीडिया होगा, तो उस पे कैसे, उन सभी चीजों को लेकर कैसे आगे बढ़ना है, वो दबाव भी था। साथ में साथ एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट भी था मेरे लिए, क्योंकि जो मैंने सपना देखा था कि मैं ओलंपिक गेम्स तक पहुंचूंगी, वो सपना सच हो रहा था। और साथ ही साथ ये भी लग रहा था कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र को, मुझे लगभग 3.5 हफ्ते के लिए छोड़ना पड़ा था, क्योंकि मैं पेरिस में थी और ट्रेनिंग और कंपटीशन के लिए। तो उस वक्त का ये डर भी लग रहा था, या ये भय भी था मेरे मन में कि मेरे विधानसभा क्षेत्र को, जिसको मैंने इतने प्यार से सजाया है, उसको कौन देखभाल करेगा या वहां के लोगों के लिए कौन खड़ा रहेगा। तो मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से अपने तमाम कार्यकर्ता और ऑफिस बेरर्स का धन्यवाद करती हूँ कि जब मैं ओलंपिक गेम्स में थी और मैं सिर्फ एक वर्चुअल माध्यम से कनेक्ट हो पा रही थी, उन लोगों ने ऑन फील्ड, ऑन ग्राउंड रह के बहुत मेहनत किया। और वाकई में मानिए, एक बेटी होने का फायदा बता रहे हैं कि जब मैं ओलंपिक गेम्स गई तो सबसे ज्यादा शुभकामना संदेश या सबसे ज्यादा प्रार्थना मुझे यकीन है कि जमुई से ही आई, क्योंकि उन्हें भी पता था कि एक बेटी ओलंपिक गेम्स गई है और उस वक्त उसका साथ देना बहुत जरूरी है। ओलंपिक्स की समाप्ति के बाद प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से मुलाकात की थी, आपसे भी कुछ पूछा था, क्या पूछा था, क्या बताया था आपने? देखिए, चर्चा कुछ इस तरह से हुई थी कि प्रधानमंत्री जी, वहाँ हमारे हॉकी के जो प्लेयर हैं उनको सरपंच कहकर सब लोग बुलाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी को ये पता था कि मैं एक विधायक के रूप में गई हूँ, और वो क्योंकि उनको प्यार से सब लोग सरपंच साहब कहते हैं, तो वो भी वहां पर उपस्थित है। तो इसी क्रम में जब सरपंच जी की बात हुई तो उन्होंने पूछा कि और भी कोई है यहाँ पर जो इस तरह के नाम से पुकारे जाते हैं या जिनका कुछ पॉपुलर निकनेम है। और ओलंपिक गेम्स जाने के समय में पूरी टीम को पता था कि मैं एक विधायक हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो ऑब्वियसली सब लोग वहां पर जाते जाते अनेक बार बोल देते थे विधायक दीदी, और मैं पलट के देख लेती थी क्योंकि मुझे आदत है विधायक दीदी कह के, लोग मुझे आज भी जमुई में पुकारते हैं। तो उस बात से ये पूरी टीम विधायक दीदी करके पुकारने लगी। तो प्रधानमंत्री जी ने भी यही पूछा कि किसी और का नाम है, तो मैंने उन्हें बताया और मुझे गर्व हुआ ये बताते हुए, क्योंकि मैं उन्हीं की पार्टी की सदस्य भी हूं। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं अपने लीडर से इस लेवल पर, इस मंच पर ये बात कह पा रही हूँ, और पूरी टीम का सपोर्ट भी था साथ में। आप खुद एक खिलाड़ी हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि सुविधाओं और प्रोत्साहन के अभाव में बिहार के जो खिलाड़ी हैं वो दूसरे राज्यों से खेलते हैं, आप कैसे देखती हैं इस चीज को, कैसे बदला जाए? क्योंकि कहा यही जाता है कि खेल में भी बहुत राजनीति है बिहार के अंदर।
देखिए, खेल में राजनीति सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि भारतवर्ष में है। कहीं भी आप देख लीजिए, हर जगह खिलाड़ियों को अनेक पॉलिटिक्स, जिसको हम कहते हैं आम भाषा में, उससे गुजरना पड़ता है, झेलना पड़ता है उस चीज को। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि जो हार्डवर्क की मैं बात कर रही थी या जिस परफॉर्मेंस की मैं बात कर रही थी, वो कोई छुपती नहीं है। प्रतिभा कभी छुप नहीं सकती, उसको छुपाया नहीं जा सकता। मेरे पिताजी भी अक्सर कहते थे कि सच कमजोर हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। तो वही बात खिलाड़ियों पे भी लागू होती है। बिहार की जो वर्तमान में आधारभूत संरचनाओं की अगर हम बात करें या खेल और खिलाड़ियों को सही मंच और जगह देने की बात करें, तो अपने 17 साल के स्पोर्टिंग करियर में, विधायक के करियर की बात नहीं कर रही, अपने 17 साल के स्पोर्ट्स के करियर में मैंने जिस तरह से बिहार का ग्राफ, चाहे वो नीतियों को बनाने को लेकर हो या आधारभूत संरचनाओं को बनाने का हो, मैंने इस ग्राफ को ऊपर बढ़ते हुए देखा है। मैं आपको बता दूं कि 2014 में मैंने अपना पहला कॉमनवेल्थ गेम्स का रजत पदक जीता था। 2000 उससे भी पहले की बात करते हैं, 2009 की मैं बात बताती हूँ। 2009 में मैं भारत की पहली महिला बनी थी जिसने इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में, जूनियर वर्ल्ड कप था, फिनलैंड में स्थित था, और वहां पर गोल्ड मेडल जीता था, नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। मेरे साथ साथ जूनियर टीम में हरियाणा के भी बच्चे थे, दिल्ली के भी बच्चे थे और पंजाब के कुछ बच्चे थे। हम सब जब वापस आए तो सभी प्रदेश के लोगों ने एयरपोर्ट पे धूमधाम से सबका स्वागत किया, मिठाई खिलाए, ढोल नगाड़ा था, और हरियाणा वाले अपने खिलाड़ियों को लेकर गए, पंजाब वाले अपने खिलाड़ियों को लेकर गए, दिल्ली वाले अपने खिलाड़ियों को लेकर गए। लेकिन बिहार, क्योंकि मैं बिहार का प्रतिनिधित्व नेशनल लेवल पे करती हूँ, मैं आज भी बिहार के लिए खेलती हूँ, तो जब मैं नेशनल लेवल पे या नेशनल गेम्स में जाती हूँ तो मैं बिहार की जर्सी पहन के जाती हूँ। बिहार की तरफ से वहां पर कोई नहीं था। मैं अपने माता और पिता के साथ अपने घर आ गई। मुझे बहुत बुरा लगा। निश्चित रूप से उस वक्त मेरी उम्र 17 साल की होगी, 16 या 17 साल की होगी, और मुझे बहुत बुरा लगा, मेरा मनोबल बहुत टूटा, और मैं परेशान होकर अपने पिताजी के पास गई और मैंने उन्हें कहा कि पापा, मैं दिल्ली में पढ़ लिख रही हूँ, दिल्ली में ट्रेनिंग कर रही हूँ, तो मैं बिहार के लिए क्यों खेलूं? मैं दिल्ली से खेल लेती हूँ। दिल्ली के बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, मनोबल ऊंचा करने के लिए फेडरेशन भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, और जीतने के बाद कैश अवार्ड भी मिलता है। तो मेरे पिताजी ने उस वक्त मुझे कहा था, ये 2009 की मैं आपको घटना बता रही हूँ, कि श्रेयसी, जब माँ बाप गरीब हो जाते हैं तो बच्चों को उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आज तुम्हारा राज्य गरीब है, आज आप बिहार का साथ मत छोड़ो। आने वाले समय में चीजें सुधरेंगी और तुम उन चीजों के सुधरने का एक माध्यम बन सकती हो। ये 2009 की बात है। कट टू 2018 और 2014 भी बता देती हूँ मैं आपको। 2014 में मैंने रजत पदक जीता राष्ट्रमंडल खेलों में, कॉमनवेल्थ गेम्स में। 2014 में भी मेरे साथ कुछ इसी तरह की घटना घटी। मैं वापस आई, ना कोई बुके देने वाला था, ना कोई शुभकामना संदेश देने वाला था, स्टेट और संगठन से कोई सम्मानित करने वाला तो दूर दूर तक नहीं था। मीडिया में जब ये बात चली, और उस वक्त थोड़ा सोशल मीडिया एक्टिव हो गए थे लोग, उसमें जब ये बात शुरू हुई, चलना शुरू हुआ, तो उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री बिहार के जीतन राम मांझी जी थे। उन्होंने मुझे बुलाकर बिहार की बेटी को सम्मानित करने का काम किया। और ये जो बिहार की बेटी, जो इतने पॉपुलरली आज हम लोग यूज करते हैं, और सभी फील्ड में लड़कियों के लिए बिहार की बेटी या बिहार का बेटा बहुत कॉमन हो गया है। उस समय जो गवर्नर साहब थे, उन्होंने ये मंच से बात बोली थी कि श्रेयसी, आज हम सबके लिए बिहार की बेटी है। और उस मतलब एक सोशल मीडिया में मुहिम चलने के बाद मुझे सम्मान और सम्मानित करने का काम किया था। अब आगे बढ़ते हैं, 2018 की बात करते हैं। साथियों, जब 2018 में मैं स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों से वापस आई, किसी सोशल मीडिया को ना कोई मुहिम चलाने की जरूरत थी, ना किसी स्टेट एसोसिएशन को बताने की जरूरत थी। उस वक्त उप मुख्यमंत्री के पद पर सुशील मोदी जी बैठे थे। उनको जानकारी थी, रुचि थी, उन्होंने पढ़ा कि मैंने मेडल जीता है और मैं बिहार के लिए खेलती हूँ। एक बहुत ही बड़ा, मेरे भारत आने के कुछ हफ्तों बाद एक बहुत ही बड़ा आयोजन करके, जिसका नाम खेल सम्मान समारोह है,
वो आयोजन करके मुझे और अन्य और खिलाड़ियों को साथ पर मंच पर सम्मानित करने का काम किया था। तो आप देख सकती हैं पूजा कि किस तरह से मेरे खुद की शूटिंग जर्नी में मैंने इन चीजों को बदलते हुए देखा है। जिस शूटिंग रेंज की डिमांड जो 2009 की अगर फिर से हम बात करें तो शूटिंग रेंज बिहार में नहीं था। आज नालंदा में शूटिंग रेंज है, दीघा में शूटिंग रेंज है, देवघर में शूटिंग रेंज है। एक बहुत बड़ा शूटिंग रेंज का प्रोजेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत भी किया है। उम्मीद अनुसार उसमें काम भी शुरू हो जाएगा। और उस वक्त खेल प्राधिकरण नहीं था हमारे स्टेट में। बहुत बड़ी बात होती है किसी भी राज्य में खेल प्राधिकरण होना। और अब बिहार में वो खेल प्राधिकरण है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई विल फिनिश अप, जस्ट 1 मिनट। अपनी बात पूरी और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो हाल ही में 29 अगस्त को जो नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है, उसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतने बड़े खेल विश्वविद्यालय का और खेल अकेडमी का उद्घाटन किया जो बन के खड़ा है। एंड द फर्स्ट एशियन चैंपियनशिप इन विमेन्स हॉकी इज बीइंग होस्टेड इन दैट स्टेडियम। तो आधारभूत संरचनाओं के साथ साथ जो नीति की संरचना करनी है उसमें भी बिहार आगे बढ़ा है। और मुझे यकीन है, पूरे उम्मीद भी है और पूरे यकीन के साथ मैं कह सकती हूँ कि जिस तरह से बिहार आज आगे बढ़ रहा है, आने वाले समय में वो जो एक ब्लैक बोर्ड बनता है ओलंपिक गेम्स जाते वक्त और वहां बिहार 0 पे रहता था, आने वाले समय में वहां पर भी बिहार की इतने अव्वल नंबर पे दर्जाया जाएगा कि हम हरियाणा और पंजाब जैसे स्टेट्स से compete कर पाएंगे। आपको सुन के बहुत अच्छा लगा और जिस अंदाज में आपने अपनी बात रखी, अभी हम आपको और सुनना चाहते हैं, लेकिन समय की सीमा में हम बंधे हुए हैं। और जैसा कि आपके पिताजी ने कहा था कि आज आप खुद एक माध्यम बन चुकी हैं बिहार में बदलाव का। बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 18 इंडिया के इस मंच पर आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।